साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया। आज हम डॉक्टर जी.आर. चंद्रा जी के पास हैं और जिला अयोध्या में हैं और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम डॉक्टर साहब से कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं और वो जो मुद्दा है ये है कि बीमारियों का मुख्य कारण क्या है। ये बीमारियां तमाम प्रकार से बढ़ती हुई चली जा रही हैं और तमाम औषधि बन गई हैं और बीमारियां जो है वो कंट्रोल में नहीं हो पा रही, उनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो है वो आ रही हैं। तो आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। पहली बात कि मुख्य बीमारियों का कारण क्या है, तो आइए हम डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आज ये मुख्य बातों पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे आपसे जी कि बीमारियों का मुख्य कारण क्या है कि ये बीमारियां बढ़ती हुई चली जा रही, मुख्य कारण इसका क्या है, थोड़ा जी हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का अगर उत्तर मिल जाए सटीक जी तो बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। जी जी तो जैसे प्रकृति ने सबका जन्म दिया है जी उसी तरीके से बीमारियों का भी प्रकृति की ही देन है। और इसमें मुख्य एक तो कम्युनिकेबल बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से फैल सकती हैं जी, और दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल, ऐसी बीमारियां जो हमें हैं और आप हमारे साथ दिन रात रहते हैं लेकिन आपको नहीं होंगी। जी जी तो इनको अगर क्लासिफाई किया जाए, जी वर्गीकरण किया जाए, तो पहले बैक्टीरिया जनित जी तमाम किस्म की बैक्टीरिया हैं, है ना। उस पे क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे तो एक एपिसोड आपका क्लासिफिकेशन पे ही चला जाएगा। जी जी तो बैक्टीरिया जनित, जी वायरल जनित, जी जी फंगल जनित, जी पैरासाइट जनित जी बीमारियां हैं। वायरल जनित, वायरल जनित जी जैसे कि आपका क्या कहते हैं, कोरोना आया था, है ना, बर्ड फ्लू आया था जी, आपका जो है तमाम किस्म के पक्षियों से मनुष्यों तक आने वाली बीमारियां, है ना। जी जी ये जो है क्या कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर टाइप की आया था, ये सब वायरल जनित हैं। ज्यादातर जो खांसी, इसका जो साधारण स्वरूप है खांसी, जुकाम, छींक, सर्दी आदि फ्लू टाइप की, ये वायरल के लक्षण हो गए। दूसरा है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में तमाम किस्म की बैक्टीरिया हैं और इनके लक्षण है अधिकतर घाव का पक जाना, बदबू देना, पस इकट्ठा हो जाना। तीसरा ये होता है बैक्टीरियल के बाद फिर हमारा फंगल हो जाता है। ऐसे तमाम किस्म की बीमारियां जैसे दाद, खाज, खुजली, है ना, अकवस, सोरियासिस आदि चर्म रोग, ये फंगस की देन है ना। इसमें सोरियासिस फंगस की देन नहीं है, सोरियासिस एक अलग बीमारी है, लेकिन बाकी जो बताया हमने ये फंगस की देन है। अब पैरासाइटिक देन जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, ये सब पैरासाइट हैं। हमारा पेट के कीड़े हैं, ये सब पैरासाइट हैं। तो इस किस्म से तमाम बीमारियां हैं। ये ये कम्युनिकेबल के श्रेणी में आती हैं। दूसरी नॉन कम्युनिकेबल जैसे हार्ट, ब्लड प्रेशर, गठिया बाई आदि जो इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज, है ना, ऐसे तमाम सिस्टमेटिक बीमारियां हैं, सिस्टम से डेवलप होती हैं। जी जी। तो ये तो रही बीमारियों का एक संक्षिप्त विवरण। अब इसके कारण क्या है? जी, कारण फिर वही है कि अगर वायु में शुद्धता होती तो फेफड़े जनित बीमारी ना होते, जल में शुद्धता होती तो उदर संबंधी बीमारी ना होते, भोजन में शुद्धता होती तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम ना होती। और इन्हीं सब कारणों से ये जो 4-5 किस्म के शत्रुओं का हमने विवरण दिया, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट आदि,
तो ये हम पे जब हावी होते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी से रक्षा कर देती है। जी जी जी। अब रही दवाई की बात। हाँ, तमाम औषधियाँ बनी जो है। औषधियाँ रोगों के जैसे जैसे जन्म लिया, जी वैज्ञानिकों ने उनको रिसर्च किया कि नए किस्म के कीटाणु आ गए, नए किस्म के विषाणु आ गए, नए किस्म के पैरासाइट आ गए, जी जी। तो उससे संबंधित वैसी ही औषधियों का निर्माण हुआ। जी। लेकिन आज जो आपका प्रश्न है कि 1000 किस्म की अगर दवाएं बन गई तो 2000 किस्म की बीमारियां पैदा हो गई, है ना? जी इसका कारण ये है कि फिर हम हालांकि एलोपैथ से MBBS हैं, MS हैं, जी DTCD हैं, जी लेकिन एक विधा है आयुर्वेद, जी जिसको हम स्वास्थ्य विभाग की या औषधि विज्ञान की जननी कह सकते हैं। जी। जितनी भी औषधियों का निर्माण हुआ है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के अर्क से, उनके तरह तरह से मतलब निर्माण किए गए हैं। जी जी। तो एलोपैथ की दवाएं हम खाते हैं, नो डाउट तत्काल हमको लाभ मिलता है, लेकिन एक दवा को खाने के लिए इतने बड़े वैज्ञानिक अभी तक समाज में या हमारे ख्याल से पैदा नहीं किए जा सके हैं कि हमें जिस बीमारी ने घेरा है उसी को मारने के लिए सिर्फ दवाई दी जाए। लेकिन हम जहाँ पे चींटी मारने के लिए एक उंगली काफी है, वहाँ एटम बम दगा देते हैं। और इसका कारण है समाज में जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो तो हैं ही, 10% अगर आपके पास पढ़े लिखे डॉक्टर हैं तो 90% आपके पास कोएक हैं। कोएक का मतलब है जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन किसी डॉक्टर के साथ रह के या किसी से सलाह मशविरा लेके या कई रोगी ही डॉक्टर बन गए, अपना दवाई कराते कराते जान गए कि ये चीज लिया जा सकता है। वो स्टोरों से चले जाते हैं, सीधे दवाई ले आते हैं, खा लेते हैं। इसको स्वयं इलाज कहा जा सकता है। बिना डॉक्टर के उनको फीस देना पड़ेगा, औषधि लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे, उसको लेना पड़ेगा, वो अपना खाते रहते हैं। तो इसमें बीमारियों को बढ़ने 3-4 कारण है। एक तो साइड इफेक्ट है, हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं मान लो, तो हमने बढ़िया दवा लिखी, आपने उसको खाया, खाने के बाद ओवरडोज हुआ, कम डोज हुआ, आप ध्यान नहीं दे पाए, उसका असर हो गया। शरीर हमारा स्वयं एक संवेदनशील है तमाम औषधियों के लिए, तमाम चीजों से हमें एलर्जी हो सकती है जी। एलर्जी इज द अल्लाह की मर्जी, नोबडी कैन ट्रीट द एलर्जी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग कहते हैं ईश्वरीय देन है, इसका इलाज कोई कर नहीं सकता। जैसे एलर्जी में आपको देख के मुझे चिढ़ लगती है, दैट इज ए काइंड ऑफ एलर्जी। इनको देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एलर्जी। अरे यार उसका मुंह देख लेते हैं तो मूड खराब हो जाता है, दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ एलर्जी, है ना? ऐसे ही तमाम चीज। तो एलर्जी किस चीज से कैसे कहाँ कब हो जाए इसको विधाता भी नहीं जानता। जी जी जी। तो जहाँ पे ओरिजिनल बीमारी की बात है, अगर 100 में उसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो 10% ही ओरिजिनल बीमारी होती है, 90% साइकोसोमेटिक बीमारी। जी जी। खाली हमने सोच लिया कि अच्छा पेट में हमारे पेट में कोई बड़ी बीमारी हो गई है, लाइक दैट, यानी हम सोच के बीमार हो जाते हैं। और कई लोग दिखावा करते हैं, सोच से ही बहुत सारे लोग सोच से ही बीमार हो जाते हैं, वो एक दूसरे को देख लेते हैं ना, देख के ही उनका हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं देख के ही। अब कई चीज दिखावे की बीमारी है। बहू ने देखा कि सास ढेर सारा काम लेके आ रही है, अभी बताएगी, तुरंत तो लेट जाएगी, कहेगी हमारे अम्मा पेट में दर्द हो रहा है। अब कौन सा डॉक्टर है पेट के दर्द का डायग्नोसिस कर दे? कोई डॉक्टर। वो अस्पताल में जाएगी नहीं, पेट पकड़ के सो जाएगी, जब सास पूरा काम कर लेगी तो उठ जाएगी। ऐसे ही बहू अगर बहुत तेज है तो सास करती है,
परिवार में कोई ना कोई जिसको काम नहीं करना है वो बीमारी का बहाना बना लेता है। और जी। ऐसी बीमारी बताता है जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। हर एक बीमारी का एक पैटर्न होता है। जी जी। अगर बैक्टीरियल है तो एक लोकल होगा, हाँ, या जनरल होगा तो पूरे शरीर में होगा। हाँ, इसके तमाम लक्षण है। इसको एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन जनता की सुविधा के लिए ये हम बताएंगे जी। कि कई बीमारियां काल्पनिक होती हैं। हाँ, उनको झूठ मूठ, सीने में दर्द है हाँ, और पड़ गए, हाँ। पता चला प्रेम प्रसंग टूट गया, उनके सीने में दर्द शुरू हो गया, यानी उन्होंने हार्ट अटैक की बीमारी को परिलक्षित करने की कोशिश की। जी जी। लेकिन जहाँ तक ओरिजिनल है तो थोड़ा सा आप विनोद समझ सकते हैं या सत्य घटना समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो बीमारियां हैं, और अगर वो हो जाती हैं तो मेरा कहना है कि एलोपैथ और आयुर्वेद की जब तुलना की जाए तो आयुर्वेद संपूर्ण बीमारियों का शुद्ध इलाज है। वो एक बीमारी की दवा दे दिया तो उसने जो है दूसरी बीमारी को पैदा नहीं किया। आप जल्दी ठीक हो, देर में ठीक होते हैं लेकिन पूरे ठीक होते हैं। एलोपैथ आपको बुखार आया, हमने धड़ाक से पैरासीटामोल दे दिया, आपको पेट में अल्सर है, पेट का दर्द शुरू हो गया, हमने पेट के दर्द की दवाई भी साथ में दी तो आपको कब्ज शुरू हो गया। लाइक दैट ऐसी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है दवाएं हम देते हैं अंग्रेजी में, जिसमें बहुत सारी चीजें हम शंका पर, क्योंकि हमारे पास कोई मशीन इतनी अच्छी नहीं कि हर चीज आपकी जांच कर दें। आपने कहा साहब आँखियों में दर्द हो रहा है, ठीक है, एक ठो ड्रॉप भी दे दिया। साहब कान में सनसनाता है, एक ठो ड्रॉप कान का दे दिया। साहब घुटनों बहुत पिराता, अब घुटने के दर्द का, कूल्हे का दर्द का, कमर के दर्द का अलग अलग तो दवाई है नहीं। हाँ, सर दर्द की और पैर दर्द की दवाई अलग अलग हो सकती है। लेकिन बस वही है कि जो मैंने कहा कि 10% ओरिजिनल दवाई है, वो बीमारी है 90% दिखावा वाली, काल्पनिक बीमारियां हैं। ठीक उसी तरीके से ये 10% जो ओरिजिनल बीमारियां हैं वो दवाओं से ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये जो 90% काल्पनिक हैं, जो कल्पना है वो कैसे ठीक होगा। तो साथियों, जो बीमारियां काल्पनिक हैं वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो ठीक करना जो है वो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जो वास्तव में 10% जो वास्तव में बीमारियां हैं वो बीमारियां दवा से वास्तव में ठीक हो जाती हैं। लेकिन हमें सोच समझकर हमें दवाइयों को लेना चाहिए, डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक सुझाव सलाह अच्छी होनी चाहिए, और जब ये बातें हमारे जीवन में अच्छी होगी तो हमारा जीवन अच्छा होगा ना डॉक्टर साहब। इस पे हम एक चीज और भी, हाँ डॉक्टर साहब एक चीज और बोलना चाहते हैं। उसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ जी कि स्वास्थ्य और शिक्षा, हाँ जी, हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जी डॉक्टर साहब का कहना है स्वास्थ्य और शिक्षा, ध्यान दीजिएगा हमारे दर्शकों, स्वास्थ्य और शिक्षा एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, डॉक्टर साहब का कहना है। तो स्वास्थ्य से हमारा शिक्षा और शिक्षा से स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। अब आप स्वस्थ बहुत अच्छे हैं, जी जी, पहलवान हैं, जी जी, आपकी सुंदरता बहुत अच्छी है, जी, लेकिन आप शिक्षित नहीं हैं तो आप एक बिगड़ेल सांड की तरह हैं। जी, एक बिगड़े इंसान की तरह। उदाहरण थोड़ा सा हाँ, अटपटा हो सकता है, लेकिन इसका कारण अभी समझ में आ जाएगा। जी जी, कि हाँ, जब एक आदमी बोलिए। बहुत स्वस्थ होता है हम्म। तो बिगड़ेल सांड हमने क्यों कहा कि जैसे वो सांड अपने ताकत के मद में चूर होके अपने सींग को पत्थरों पर पटक देता है, हाँ जी, सींग टूट जाता है, उसके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है और खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो अज्ञानी स्वस्थ आदमी है, पहलवान किस्म का, वो जहाँ ही होता है वहीं अपने ताकत का प्रदर्शन करता है और अकारण ही तमाम विवादों को पैदा करता है। जी जी, अगर हम शिक्षित हैं और स्वस्थ भी हैं तो स्वास्थ्य शिक्षा के नियंत्रण में रहता है जी, और शिक्षा
स्वास्थ्य से परिपूरित होता, हम स्वस्थ हैं, बढ़िया मस्तिष्क स्वस्थ है, हमारी पढ़ाई अच्छी होगी, हम IAS हो सकते हैं, IPS हो सकते हैं, BBS इंजीनियर हो सकते जी, हैं। जी। लेकिन हम खूबसूरत, तंदुरुस्त, स्वस्थ हैं, लेकिन हमारी बुद्धि मंद है तो हम कुछ भी नहीं हो सकते। हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों को सुधार की आवश्यकता है। जी, जी। कैसे? अब आप जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो लगभग बंद हो रहे हैं। जी। आपने अगर ध्यान हाँ, दिया हो। जी, जी। क्यों बंद हो रहे हैं? वहाँ देखिए आपको बहुत ऊंची शिक्षा वाले मास्टर मिलते हैं, टीचर मिलते हैं। जी। वहाँ तमाम सुख सुविधाएं हो सकती हैं। जी। लेकिन कतिपय कारणों से अब एक ही आदमी का एक बेटा राम है, दूसरा बेटा रहीम है ना। तो राम को बहुत प्यार करता है, रहीम से नफरत करता है। जी। है ना। तो राम की खूब तारीफ किया, रहीम की बुराई करने लगे। जी। तो रहीम हो गया सरकारी स्कूल, जी, जी। और राम हो गया प्राइवेट स्कूल। हाँ, दोनों एक ही आदमी के हैं। दोनों एक ही आदमी के। तो बच्चा तो एक ही है, प्राइवेट में पढ़े कि सरकारी में पढ़े। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि रहीम यानी सरकारी विद्यालयों का दुर्दशा कर दिया। मास्टर जो पढ़ाना चाहिए सरकारी स्कूल में, उनको कहीं सर्वे में लगा देंगे, कहीं फलाने जगह लगा देंगे। तो मास्टर है, उससे जो काम आप कराओगे वो कराएगा। तो उससे पढ़ाई से मुक्त कर दिया गया। दलिया खाना तक ही सरकारी स्कूल सीमित रह गया। लोग बदनामी करने लगे, अरे जब वही खाए वाले स्कूल में भर्ती किए हो, यानी फप्तियां कसते हैं। कसता कौन है? जिसने अपना प्राइवेट भी स्कूल खोल रखा। जी, जी। तो आज सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, जबकि वो उत्कृष्ट किस्म की सुविधाएं हैं। कुछ व्यवस्थापकों के कारण उसमें व्यवस्था की कमी कर दी गई, और शिक्षा का कीमत इतना गिरा दिया गया है, स्तर इतना गिरा दिया गया और उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। अब आप सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप भी पाते हैं, दलिया भोजन भी पाते हैं। लेकिन वहां जाने के लिए आपको कुछ किस्म के लोग आपको बरगलाते हैं, अरे वहाँ पढ़ोगो तो चपरासी चौकीदारों न बनिए। फिर कॉन्वेंट स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, उसकी इतनी तारीफ की जाएगी, हैं 200 रुपया और 2000 4000 पे वहाँ अच्छी अच्छी सुंदर से लड़के और लड़कियां रखे जाते हैं, कम पढ़े लिखे, और वो थोड़ा सा अंग्रेजी वगैरह सुधार के वो खाली फीस लेते हैं। उनकी किताबें जो है एक जगह सेट हैं, वर्दी एक जगह सेट हैं, जूते एक जगह सेट हैं, यानी वो कमीशन खोरी का एक कार्यक्रम उन्होंने चला रखा है। और जनता हमारी उसमें डूब रही है। क्या कहते हैं, अरे वो वहाँ का पढ़ा लड़का IAS होगा, PCS होगा। ये होता क्या है, तो स्कूलों में भर्ती कर दिया, भारी भरकम फीस दिया, उनके मुताबिक आपने किताब कापी वर्दी आदि लिया, है ना। जी, जी। लेकिन पढ़ाने का नाम वो वहाँ पे खाली इतना दे देते हैं कि जाइए इस होमवर्क को घर से करके लाइए। अब उस होमवर्क को जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी की ABCD उनको नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए ट्यूशन लगाते हैं। ट्यूशन लगाते हैं। ठीक। अब पता चला कि या तो उसी स्कूल का ट्यूशन ट्यूटर हो या बाहर का है। तो हम लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सही है। मैं तो प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, 70 साल का मैं हो चुका हूँ। मेरे पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो आपको रोकना चाहते हैं मिनट। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि डॉक्टर साहब प्राइमरी में ही पढ़े, और प्राइमरी से शिक्षा लेकर ये बड़ी से बड़ी डिग्रियां लिए, सरकारी स्कूल में ही पढ़े। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब ये है, ये स्कूल खराब नहीं है, पर हमें शिक्षा लेने के लिए हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा है, ये हम पे डिपेंड करता है ना डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल। अगर ये चीज़ें हमारे जीवन पर लागू हो तो हमारा परिवार अच्छा बन सकता है, हमारे बच्चे अच्छे बन सकते हैं, और सब कुछ अच्छा हो सकता है। और कुछ तो जिस तरीके से एक तरीके से शिक्षा विभाग ने या शिक्षा समाज में जो प्रदूषण चल रहा है, गंदगियां चल रही हैं प्राइवेट और सरकारी का, ठीक इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में
जी जी। सरकारी अस्पतालों में आप ताज्जुब मानेंगे, हम्म। MBBS, AMS, MD, PhD जैसे बहुत भारी भरकम वेतन भोगी डॉक्टर हैं। जी जी। हाँ हैं? हैं, जरूर। लेकिन अब सवाल ये है हम्म। कि हम कितना भी पढ़े हों, जी। क्या मेरे ज्ञान से आप ठीक होंगे? नहीं। नहीं। हमारे ज्ञान से ये सहूलियत मिलेगी कि रोग क्या है, दवा क्या दी जाए। जी। लेकिन दवा अगर और नहीं तो फेल हो जाता है। पता जी। चला अच्छे डॉक्टर है, उनको प्रतिबंधित किया जाता है कि ये दवा लिखो, ये ना लिखो। हम्म। हैं? जी जी। कंपनी की बात नहीं की जाती है, जी ब्रांड की बात की जाती है कि इतने दवाई हमने सरकारी में सप्लाई किया है, जी। जी। इन्हीं में से लिखो, बाहर का कोई नहीं लिखोगे। हम्म। अब जिस डॉक्टर को बाहर से कोई दवा जो नहीं है अंदर, तो लिखना ही पड़ेगा। लिखना। अगर लिखा तो कई सरकारों ने उनको दंडित भी किया। एक भय व्याप्त होगा, ना बाबा हम बाहर की दवाई नहीं लिखेंगे। और फिर वही डॉक्टर अपने घर आएंगे, प्राइवेट खोलेंगे और वहाँ खूब जम के लिखेंगे। जम के लिखते हैं। हाँ। प्रैक्टिस के लिए भी दोहरा मापदंड है। जो पहुंच पकड़ वाले हैं अपनी प्रैक्टिस धड़ल्ले से चला रहे हैं सरकारी विभाग से मिलके, और जो बहुत विद्वान हैं वो डर के मारे अपना दुकान नहीं खोलते कि मदद कर सकें। जी जी। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच का फायदा उठा के तमाम ऐसे हाई स्कूल, हमने तो अपने सीएमओ काल में बहुत सारे को पकड़े थे। जी जी। और ये देखे थे कि वो शिक्षा है ही नहीं उनके पास, लेकिन बढ़िया डॉक्टर बने और बड़ी अच्छी दुकान चल रही है। उनको हम पकड़ने गए या उसको प्रतिबंधित करने गए क्योंकि मानवाधिकार और मूल अधिकार के विरुद्ध है कि जब आप उस विधा के शिक्षित नहीं है आप उसको कैसे चला सकते हैं। लेकिन तब वही गांव के लोग, गांव के प्रधान, पत्रकार, वहाँ के नेता आके हमको घेर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपके अस्पताल बंद रहता है, डॉक्टर रहते नहीं, दवाई रहता नहीं, दवाई चुरा लेते हो, ये तमाम आरोप लगा के उस अशिक्षित, अप्रशिक्षित डॉक्टर तो नहीं कहना चाहिए, व्यक्ति जो डॉक्टरी का काम कर रहा है उसको सुरक्षित करा ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वोट और समाज के बीच का भी एक ये युद्ध चल रहा है। जी जी। तो जब तक वोट को प्राथमिकता दी जाएगी, सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ये असंतुलन और ज्यादा गहराता जाएगा और हमारे समाज में एक तरह तरह के प्रदूषण का जन्म होता रहेगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, देखिए कितना अच्छा बात डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो ऑपरेशन कर देते हैं, जो जानकार नहीं हैं वो ऐसी दवाइयों को लिख देते हैं कि जो मरीज खाते हैं फायदा कर गए नहीं तो हानि पहुंचा देते हैं। तो हमें ऐसे डॉक्टरों के पास जाना चाहिए जो वास्तव में डॉक्टर हैं, वास्तव में वो मतलब उनके पास शिक्षा है, देखभाल करते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर के पास हमें जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। तो साथियों धन्यवाद, आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। नमस्कार।